आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का कैसा रहा पूरा एक्शन, साथ ही कल शेयरों पर क्या हुआ आपकी स्ट्रैटेजी। कल की आपकी तैयारी कराने के लिए जुट रहे हैं और बाजार पर आज का आउटलुक लेकर हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत है सर आपका बाजार आज और कल में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है अपनी एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर। कुशल गुप्ता से जानेंगे आज कैसा रहा बाजार का हाल, और साथ ही भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के शेयर में क्यों आ सकती है रिकवरी। पूजा त्रिपाठी से जानेंगे शेयरों पर निफ्टी में एंट्री या एग्जिट का कैसा असर होगा। साथ ही देवांशी आशर अपोलो हॉस्पिटल में शानदार तेजी की वजह हमें बताएंगी। जिससे पहले हम इस चर्चा की शुरुआत करें कैसा आज बाजार में कारोबार रहा, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज था एक्सपायरी का दिन, लेकिन आज बाजार का मूड काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ नजर आया। घरेलू शेयर बाजार में आज काफी ज्यादा कोहराम मचा और बिकवाली की आंधी में छोटी या फिर बड़ी कंपनियां हैं, सभी कंपनियों के शेयर आज धड़ाम हुए हैं। दरअसल मंदड़ियों ने पूरे बाजार को आज अपनी गिरफ्त में लिया। आज बाजार में लगातार छठे सत्र में बिकवाली हावी रही। अगर निफ्टी की बात करें तो 10,850 के अहम स्तर को निफ्टी ने तोड़ा, वहीं सेंसेक्स 1,115 अंक और निफ्टी 326 अंक गिरकर बंद हुए। वैसे इस गिरावट की कई वजहें हैं, जिनमें कुछ जैसे अमेरिकी फेड के बयान के संकेत मिले हैं कि वहां इकोनॉमी की हालत काफी नाजुक है। साथ ही आज एक्सपायरी का दिन भी था, जिसने बाजार पर काफी दबाव बनाने का काम किया। वहीं यूरोप के कुछ देशों में कोरोना के सेकेंड वेव की आशंका ने भी निवेशकों को नाराज किया। तो कुछ ग्लोबल और कुछ घरेलू फैक्टर की वजह से बाजार का मूड आज काफी बिगड़ा। इस बीच एफआईआईज और डीआईआईज ने कितनी खरीदारियां बिकवाली की है, उसके आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज 1,885 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने लगभग 188 करोड़ रुपए की खरीदारी की। चलिए शो में सबसे पहले एडिटर स्टेक लेते हैं। अनिल जी, आज जिस तरह बाजार पर भारी बिकवाली हावी रही, काफी फैक्टर्स रहे थे, लेकिन उसमें मुख्य तौर पर बाजार का मूड बिगाड़ने के लिए कौन सा ट्रिगर काम आया? भारतीय बाजारों के लिए एक और बड़ा मुश्किल भरा सेशन और मुश्किल भरी सीरीज का हुआ समापन। आज बाजार खुले कमजोर, ग्लोबल संकेतों के चलते खुलने कमजोरी थे, क्योंकि कल देर शाम जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अमेरिका में एक मजबूत सेशन होगा। 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, उसके मुकाबले में 550 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुए। तो अमेरिका की कमजोरी अंदाजा नहीं था और उसे भारतीय बाजार डिस्काउंट करते हुए दिखे। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह रही कि आज 11,000 के अहम आंकड़े को बाजार ने तोड़ा, आसानी से तोड़ा, और तोड़ने के बाद वापस ऊपर आने की कोशिश ही नहीं की। 11,000 के नीचे ही बने रहे, न सिर्फ 11,000 बल्कि 10,800 तक पहुंच गए और उसके बेहद करीब जाकर क्लोजिंग दी। तो बहुत तेज गिरावट रही। बैंक निफ्टी न सिर्फ 21,000 के नीचे फिसल कर ट्रेड किया, बल्कि 21,450 के आसपास जाकर बैंक निफ्टी बंद हुआ। तो बड़ी तेज गिरावट 700 अंकों की बैंक निफ्टी में भी रही। और सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में आज भारतीय बाजार ही कमज़ोर थे। इसकी दो बड़ी वजह। पहली, भारतीय बाजारों में जबरदस्त बिकवाली का माहौल है एफआईआईज की तरफ से, वो बाजार पर दबाव बनाता हुआ दिखा। और दूसरी वजह, हमारे यहाँ सितंबर सीरीज का आज आखिरी दिन था। इन दोनों ट्रिगर्स ने दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले में भारतीय बाजारों पर प्रेशर बनाने का काम किया। बाहर के बाजार कमज़ोर थे, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जितनी कमजोरी भारतीय बाजारों में हुई वो परेशान करने वाली थी। और ये जो कमजोरी है न सिर्फ इक्विटी मार्केट में थी, बल्कि गोल्ड, सिल्वर, सारे एसेट क्लास ऐसे थे। रुपया कमज़ोर हुआ तो सब जगह बिकवाली का माहौल था और बड़ा नर्वसनेस, बड़ा ऐसा मूड बिगाड़ने वाला ट्रेडिंग सेशन रहा और दिन के लोएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुए। तो सितंबर सीरीज के आखिरी दिन बाजार बड़े खराब रहे। 0.7% इस सीरीज में निफ्टी लुढ़क गया। 13% से ज़्यादा बैंक निफ्टी, सोचिए हाई से 1000 पॉइंट निफ्टी गिरा है पिछले 7-8-10 दिनों में, और अपने हाई से 10 दिनों में बैंक निफ्टी लगभग 4,800 पॉइंट गिरा है। ये बता रहा है कि बाजारों में पिछले 4-5 दिनों से कितना तगड़ा बिकवाली का माहौल एफआईआईज की तरफ से आया है और जिसकी वजह से ये गिरावट आपको देखने को मिली। तो आज एक बड़ा कमजोरी वाला सेशन ये भारतीय बाजारों के लिए रहा है फिर से। जी अनिल जी, आपसे ये भी जानेंगे कि अब हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कल क्या स्ट्रैटेजी रहे, किन लेवल्स पर नजर रहनी चाहिए।
आपके पास फिर से लौटे, उससे पहले आज के मार्केट में खासतौर पर ऐसे कौन से शेयर थे जो कि खबरों के चलते या तो चढ़े या तो फिर नीचे की तरफ गए? बताने के लिए हमारे साथ कुशल गुप्ता है। बताइए कुशल, बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था? जी, तो भारतीय बाजारों में आज बहुत ही भारी बिकवाली का दौर हमें देखने को मिला। कमज़ोर ग्लोबल क्यूज और साथ ही जो मंथली एक्सपायरी थी सितंबर सीरीज की, उसका इम्पैक्ट साफ तौर पर आज इंडियन मार्केट्स में आता हुआ दिखा। निफ्टी में कोई भी अगर आप बात करेंगे तो स्टॉक जो है पॉजिटिव निशान में बंद होते हुए असफल रहा। एक HUL थी जिसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली। अदरवाइज आप अगर लूजिंग स्ट्रीक देखें तो वहाँ पे इंडसइंड बैंक 8-8.5% का फॉल यहाँ पर दर्ज होता दिखा। साथ ही टाटा मोटर्स और TCS जैसे शेयरों में 5 से 6% की बिकवाली हमें देखने को मिली। मेटल स्पेस, मेटल इंडेक्स ओवरऑल बात करें तो करीब 4 से 4.5% ये लुढ़कते हुए नजर आए। इसके अलावा IT स्पेस में TCS जो है उस गिरावट को लीड करता हुआ दिखा दिन के दौरान। साथ ही NIT टेक महिंद्रा, जो भी फ्रंटलाइन IT स्टॉक्स हैं वहां पर भी भारी बिकवाली और मुनाफा वसूली हमें देखने को मिली। बैंकिंग स्पेस से अगर आप देखें तो PSU बैंक स्पेसिफिकली काफी ज्यादा गिरते हुए नजर आए। तो इंडसइंड बैंक के साथ साथ अगर आप SBI की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 175 के लेवल्स ये टच करता हुआ नजर आया। साथ ही ऑटो स्पेस, यहां पर भी बिकवाली का दौर जो है आज हावी रहा। अशोक लेलैंड टॉप लूजर निकल कर आया और ऑलमोस्ट 65-66 के लेवल्स पर ये जाता हुआ दिखा। इसके अलावा अगर आप फार्मा स्पेस की बात करें तो यहां पर लगातार इस हफ्ते हमें मुनाफा वसूली देखने को मिली। साथ ही रियल्टी इंडेक्स है, यहां पर भी एक फॉल जो है हमें एविडेंट देखने को मिला आज के सत्र में, खासकर प्रेस्टीज स्टेट्स और फिनिक्स मिल्स की अगर बात करें तो। और FMCG एक ऐसा स्पेस था जो इतनी भारी बिकवाली में भी जो है आज होल्ड आउट करता हुआ नजर आया, जिसमें जो हरे निशान में बंद होने में सफल हुए इसमें गोदरेज कंज्यूमर्स और साथ ही कोलगेट जो 1.2% के गेन्स दिखाने में सफल रहा। तो यहां पर काफी अच्छी तेजी बनी। और अगर आप जी के हिट कॉल्स की बात करें तो यहां पर 2 बिकवाली के और 2 पॉजिटिविटी के ट्रेड जो हैं साफ तौर पर कारगर साबित होते हुए नजर आए। तो कौन से सेक्टर्स में आज बिकवाली रही, कौन से सेक्टर्स ने परफॉर्म नहीं किया, कहां पर खरीदारी रही, इस पर जानकारी देते हुए कुशल। इस बीच हमारे आज के मेहमान अविनाश गोरक्षकर का रुख करते हैं। अविनाश जी, जिस तरीके का आज बाजार नजर आया, काफी ज्यादा हमने देखा टेंशन थी बाजार में, बाउंस बैक होने में आपको लगता है कितना टाइम लग सकता है? दूसरा, अगर माने अब हफ्ते भर की किसी को खरीदारी करनी है तो कहां पर खरीदारी करना अभी सही रहेगा? स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स का जो सेंटिमेंट है उसको शायद और 2-3 दिन लगेंगे, और मुझे लग रहा है कि आने वाले वेडनेसडे थर्सडे से होपफुली थोड़ा बहुत मार्केट सेटल होने की संभावना लग रही है। जो सेफेस्ट सेक्टर अभी लग रहा है, जो थोड़ा कम गिरा है और मुझे लग रहा है जहाँ पे हेडविंड्स पॉजिटिव है, वो IT सेक्टर है। और यहाँ पे हमको इन्फोसिस पसंद है। हमको लग रहा है कि इन्फोसिस करीबन 977 का रेट है। अगर यहाँ से कोई खरीदता है तो करीबन 4-5% का मूव, करीबन 1020, 1025 एक आने वाले 5 से 6 दिन के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पे 952 का स्टॉप लॉस लगा है। और मुझे लग रहा है ये सेक्टर में डेफिनेटली जिस प्रकार की करेंसी भी वीक हो गई है, प्लस जिस प्रकार से पॉजिटिविटी डिजिटाइजेशन पे आ रही है, मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस एक सेफ काउंटर रहेगा। तो ये पोजिशनल व्यू पे डेफिनेटली खरीदा जा सकता है, क्योंकि मोर और लेस मुझे लग रहा है कि इसमें ज्यादा गिरने के चांसेस कम है और रिस्क रिवॉर्ड ऊपर के लेवल पे ये इन्वेस्टर्स को काफी अच्छी तरह से दे सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली इन्फोसिस पे नजर। तो इन्फोसिस पर हफ्ते भर की खरीदारी के लिहाज से नजर रखने और खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश। अविनाश जी, आपके पास फिर से लौटेंगे। लंबी खरीदारी कहाँ करनी चाहिए उस पर भी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर, टेलीकॉम सेक्टर का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। भारती एयरटेल और खासतौर पर वोडाफोन आइडिया के शेयर में रिकवरी आ सकती है। अब ये वजह क्या हो सकती है, क्या ट्रिगर पॉइंट है? कुशल का एक बार फिर से रुख करते हैं। बताइए कुशल, क्या मेन वजह है भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए? जी, तो भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में हमने कल के सत्र में जो 8 से 12% की गिरावट देखी, वो इसलिए थी क्योंकि रिलायंस जियो ने जो है अपने नए पोस्टपेड प्लान्स का ऐलान किया था। और अब जिस हिसाब से ब्रोकरेज रिपोर्ट्स डिटेल में निकल कर आई हैं, उससे ये पता चल रहा है कि जो रिलायंस जियो ने पोस्टपेड प्लान्स लॉन्च किए थे, उसमें जो OTT कंटेंट का उन्होंने प्रपोजिशन डाला था वो एक्सक्लूसिव कंटेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया उनके एग्जिस्टिंग मौजूदा जो पोस्टपेड प्लान्स हैं
उसमें ये OTT की सेम सर्विसेज की प्रोडक्ट बंडलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस हिसाब का खतरा था कि इनके जो पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स हैं वो रिलायंस जियो में मूव हो सकते हैं, वो खतरा कहीं ना कहीं अब टलता हुआ नजर आ रहा है। और इस वजह से अगर आप देखें तो एक अच्छी पॉजिटिविटी जो है आगे के लिए बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा एक और आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि OTT के साथ जो प्रीपेड प्लान वाले ग्राहक हैं उनकी संख्या भी काफ़ी कम है, करीब 5%। और अगर आप टोटल मोबाइल सब्सक्राइबर का बेस देखें जो प्रीपेड का है वो करीब 95% का है। इनफैक्ट जो अगर आप देखेंगे तो रिलायंस जियो जिसकी 1% से भी कम पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ऑब्वियसली ये जो प्लान्स वो लेकर आए हैं वो एक पॉजिटिव मूव है इसमें, इस मार्केट में अपनी जो है पेनिट्रेशन बनाने के लिए। वहीं अगर आप भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को देखें तो 5 से 8% जो है उनके पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स हैं। तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ये मान रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया के जो पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स हैं वो हो सकता है कि थोड़े कम होते हुए नजर आए, पर भारती एयरटेल की रेजिलियंस जो है वो ब्रोकरेज को काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो CLSA, मैक्वेरी, क्रेडिट स्विस जैसे जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो 700 रुपये से ज़्यादा के टारगेट पर अभी भी मेंटेन है। और जाहिर सी बात है कि जिस हिसाब की फॉल हमें कल की देखने को मिली है वो इन ब्रोकरेज को लग रहा है कि अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जी कुशल, तो एयरटेल वोडा आइडिया का रिकवरी प्लान ब्रोकर्स काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं एयरटेल पर खासतौर पर देखा जाए। अविनाश जी आप बताइए, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल आपकी क्या राय है इन दोनों पर? ही किसी के पास अगर है तो अभी उनको क्या करना चाहिए? इस खबर के बाद कुछ संकेत मिलते हैं? स्वाति, मुझे लग रहा है कि टेलीकॉम स्पेस में क्लियरली डिओपोली मार्केट हो चुका है और आइडिया ऐसे स्थिति में है जहां पे हर क्वार्टर वो करीबन 5,500-6,000 करोड़ का घाटा रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये जो पोस्टपेड प्लान रिलायंस का आया है, इसका सीधा जो सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा वो वोडाफोन पे आएगा। तो वोडाफोन को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, हालांकि ये पेनी स्टॉक है और अगर खरीदना ही है तो भारतीय एयरटेल खरीदिए, क्योंकि ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है। 550 के लेवल से करीबन 420-425 हुआ है। और मुझे लग रहा है कि भारती में डेफिनेटली उतना कैश फ्लो और मार्केट शेयर का स्ट्रेंथ है कि वो ये पोस्टपेड ऑफर फाइट कर सकती है। ऑलरेडी उन्होंने AGR का 10% जो पेमेंट है वो भी ऑलरेडी कर चुका है। तो स्टॉक पे कोई अभी AGR का हैंगओवर नहीं है। मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर में होपफुली अगर 5 से 10% अगर टैरिफ बढ़ते हैं, जो कंपनी के मैनेजमेंट ने भी कहा है कि वो जल्दी करेंगे, तो स्टॉक में अच्छी री-रेटिंग देखने को मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरह से नेगेटिव्स फैक्टर इन कर चुका है और यहाँ से जो मूव आएगी वो काफ़ी सिग्निफिकेंट आएगी। तो भारतीय एयरटेल को करंटली इस लेवल से खरीदना मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि करीबन 550-600 रुपए का नियर टर्म का टारगेट तो बनता ही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। तो भारतीय एयरटेल पर हमारे आज के एक्सपर्ट भी काफ़ी बुलिश है और उसमें खरीदारी की राय भी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर, आपके पास फिर से लौटेंगे। इस बीच खबर जो है वो ये कि आज भारती इंफ्राटेल और जी एंटरटेनमेंट का निफ्टी में आखिरी दिन रहा और कल से डिवीज लैब और SBI लाइफ उनकी जगह लेंगे। शेयरों पर इसका असर क्या होगा, इसे लेकर जी बिजनेस ने एक बड़ी रिसर्च भी की है, जिसे बताने के लिए पूजा हमारे साथ है। बताइए पूजा, रिसर्च के नतीजे क्या आए हैं? जी, निफ्टी में कुछ बदलाव होने वाले हैं जो कि कल से लागू होंगे, जिसमें कि डिवीज लैब और SBI लाइफ की एंट्री होगी और जी एंटरटेनमेंट और भारतीय इंफ्राटेल बाहर होगा। और आम धारणा ये है कि जब भी कोई शेयर बाहर निकलता है उसमें बिकवाली मिलती है और जब भी कोई किसी शेयर की एंट्री होती है उसमें खरीदारी होती है। इस तरह की आम धारणा थी, लेकिन जब हमने पिछले बार का ट्रेंड देखा तो उसमें कुछ अलग ही एनालिसिस निकल कर आया है। इसमें हमने देखा कि निफ्टी में शामिल होने से एक दिन पहले 8 में से 7 शेयरों में बिकवाली हुई है और बाहर होने वाले शेयरों में एक दिन पहले 8 में से 6 शेयरों में खरीदारी हुई है। तो एक विपरीत ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला है। इसके अलावा निफ्टी में शामिल होने वाले शेयरों की अगर हम आपको सूची बताएं तो बजाज फिंसर्व, ग्रासिम, टाइटन, JSW स्टील, ब्रिटानिया, श्री सीमेंट, HDFC लाइफ, ये कुछ ऐसे शेयर थे जिनमें कि एक दिन पहले बिकवाली देखने को मिली, जबकि ये शामिल होने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ अंबुजा सीमेंट, बॉश, ल्यूपिन, HPCL, येस बैंक, वेदांता, ये कुछ ऐसे शेयर थे जहां पर की खरीदारी हुई, जबकि ये बाहर होने वाले शेयर थे। तो इस तरह का ट्रेंड यहां पर निकल कर आया है। जी, बहुत शुक्रिया पूजा इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी और रिसर्च लेकर हमारे पास आने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ी हुई शानदार तेजी इसमें देखी गई। तेजी के अहम ट्रिगर्स क्या रहे हैं, वजह बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी है। बताइए देवांशी, अपोलो हॉस्पिटल्स क्यों चढ़ा?
अपोलो हॉस्पिटल्स के स्टॉक में आज करीब 7.5% तक की तेजी होती हुई दिखी और रिकॉर्ड स्तर पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर आप पिछले 3 महीने या 6 महीने के परफॉर्मेंस पर नजर करें तो 6 महीने में करीब 80% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिए हैं। क्या वजह थी? सबसे पहले आप देखिए, जो कोरोना था इसके चलते हमने देखा सारी हॉस्पिटल्स के जो रेवेन्यूज हैं इसमें इम्पैक्ट होता हुआ दिखा, ऑक्यूपेंसी रेट्स पर इम्पैक्ट होता हुआ दिखा। लेकिन इसके बावजूद जो ब्रोकिंग हाउसेस हैं वो इस स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इनका मानना है कि आने वाले समय में इसमें ग्रोथ देखी जाएगी। उसकी वजह यह है कि अगर आप पहली तिमाही के नतीजे देखें तो कंपनी के हॉस्पिटल कारोबार में आय पर असर जरूर होती हुई दिखी है, लेकिन इनका जो फार्मेसी कारोबार है इसका ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा, काफी शानदार परफॉर्मेंस होती हुई दिखी। आने वाले समय में फार्मेसी कारोबार में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद भी की जा रही है। दूसरी बड़ी वजह, अब धीरे धीरे इनकी जो ऑक्यूपेंसी रेट्स हैं उसमें सुधार देखने मिल रहा है। अगर आप पिछले 3 महीने का ट्रेंड देखें तो लगातार सुधार देखने मिला है। 45% के करीब इनके ऑक्यूपेंसी रेट्स थे, वहां से बढ़कर अब 60% से ज्यादा के ऑक्यूपेंसी रेट्स आते हुए दिख रहे हैं। तो इसके चलते भी धीरे धीरे स्टॉक में सुधार होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कंपनी का लॉकडाउन में कामकाज पर फोकस था। कंपनी अपने मॉडल को, जो एसेट लाइट मॉडल है, उसको बनाने पर फोकस कर रही थी। इसका जो फायदा है वो कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। और इसके अलावा इनकी जो ई फार्मेसीज कारोबार है, ऑनलाइन कंसल्टेंसी है, इससे भी ग्रोथ आने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो इसी के चलते ब्रोकिंग हाउसेस काफी पॉजिटिव हैं। आप देखिए, क्रेडिट स्विस की जो रिपोर्ट है इसमें आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे रहे हैं। इनका ये कहना है आने वाले समय में री रेटिंग की भी पॉसिबिलिटी है और साथ ही इन्होंने अपने जो लक्ष्य हैं वो भी 1775 से बढ़ाकर 2365 कर दिया है। इनका भी मानना है कि आने वाले समय में आरओसीज और ईपीएस बढ़ते हुए दिख सकते हैं और इसी के चलते इस स्टॉक में जी देवांशी, जैसे बता रही हैं कि एक दिन में आज 7% का उछाल और महीने में 17% का उछाल अपोलो हॉस्पिटल्स में। अविनाश जी, अपोलो हॉस्पिटल्स में इन लेवल्स के साथ क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में जिस प्रकार से उछाल इस स्टॉक को दिया है वो ज्यादातर इनके फार्मेसी बिजनेस को लेके है। हॉस्पिटल बिजनेस जैसे सभी को पता है कि पहले तिमाही में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली थी क्योंकि लॉकडाउन का इम्पैक्ट था। हमको लग रहा है कि Q2 डेफिनेटली Q1 के हिसाब से काफी अच्छा रहेगा और जिन निवेशकों को यहाँ पे इन्वेस्ट करना है थोड़ा सा लंबा समय रखे, क्योंकि हॉस्पिटल स्टॉक्स में हमने देखा है कि जो बिजनेस है वो काफी कैपिटल इंटेंसिव है और यहाँ पे डिस्पाइट द फैक्ट दैट अपोलो हॉस्पिटल मार्केट लीडर है, काफी जल्दी और काफी सिग्निफिकेंटली भाग चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर होगा, लेकिन अगर 6 से 12 महीने की अवधि है तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी 15 से 16% की अपसाइड पॉसिबल है। तो इसको ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करिए और हो सके तो बाय ऑन डिक्लाइन करिए। यहाँ पे मौके जरूर मिलेंगे अच्छा पैसा बनाने के। तो अपोलो हॉस्पिटल्स पर लंबी अवधि का नजरिया रखना चाहिए, ऐसा अविनाश जी कह रहे हैं। अविनाश जी, आपके पास आएंगे और आपकी लंबी अवधि की पिक भी हम थोड़ी देर में लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे शो के खास सेगमेंट का वक्त हो गया है शर्मा जी के ऑप्शन। हमारे साथ जुड़ चुके हैं HDFC के VK शर्मा। शर्मा साहब, बहुत स्वागत है आपका बाजार आज और कल में। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर बम्पर कमाई कराने वाले हैं सर? जी स्वाति जी, बम्पर पता नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं जो ऑप्शन है बिल्कुल कंडीशनल है। कंडीशन क्या क्या है कि सुबह मार्केट को देख, मार्केट डाउ जोन्स 500 पॉइंट से ज्यादा गिरा हुआ वो और स्टॉक फ्यूचर तो ही आपको ये पुट लेने हैं। अगर वो नहीं है तो आप कुछ भी न करें, बिकॉज ये जो जी का जो मुहिम है वो क्लाइंट पैसे बनाए तो बनाए, लेकिन पैसे जाने नहीं चाहिए। तो उसके तहत मैं ये बता दूंगा कि ये कंडीशन पूरी होती हो तभी आप ये देखें। तो जो ये है ऑप्शन, बजाज ऑटो का 2900 का पुट लिया जा सकता है 100 रुपए पे, स्टॉप लॉस 84, टारगेट 123। इसी तरह से पुट 1175 पे आप ले सकते हैं और इसका टारगेट रहेगा 9 रुपए 70 पैसे और टारगेट रहेगा 14 रुपए 90 पैसे और स्टॉप लॉस है 9 रुपए 70 पैसे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये संभावना बनेगी नहीं, तो आपको ये सिर्फ इनको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर -500 पॉइंट्स डाउन हो तभी ये जो उनकी तरफ देखें, अदरवाइज आप पॉजिटिव व्यू रखिए और आगे आगे जाके मार्केट जैसा हो उस हिसाब से अनिल जी बोले उस हिसाब से कीजिएगा। नमस्ते स्वाति जी, जय हिंद। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कहां पर क्या स्ट्रैटेजी बने, इसके लिए सीधे चलते हैं अनिल जी के पास। अनिल जी, कल बाजार को कहां से ट्रिगर मिलेंगे और किन अहम लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए?
अब कल से जब अक्टूबर सीरीज की शुरुआत होगी तो दो बड़े ट्रिगर्स हैं आपके लिए। पहला, ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करते हैं। नवंबर के पहले हफ्ते में अमेरिका में चुनाव है, तो उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स, अमेरिकी बाजार वोलेटाइल रहेंगे और हो सकता है थोड़े नर्वस भी रहे, तो वहाँ पर सेल ऑन राइज, उछाल में बिकवाली का माहौल है। तो ग्लोबल मार्केट से बहुत मजबूती की उम्मीद इस वक्त है नहीं। तो ग्लोबल संकेत थोड़े सहमे हुए हैं, हल्के कमजोरी के या सावधानी के आप मान सकते हैं। अब आइए हमारे अपने लोकल फैक्टर्स। तो हमारे यहाँ एक ही बड़ी दिक्कत है और वह है एफआईज की बिकवाली। तो अक्टूबर सीरीज की शुरुआत के बाद एफआईज अपनी बिकवाली का दबाव बरकरार रखते हैं या कम कर लेते हैं, ये की ट्रिगर है। और इसी के बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना है कि अक्टूबर की सीरीज़ कैसी रहेगी। तो अगले एक दो दिनों में शायद सोमवार मंगलवार तक आपको क्लैरिटी आएगी कि एफआईज को जो कुछ बेचना था सितंबर की सीरीज में बहुत ज़ोर से बेच दिया या अब भी आगे तैयार हैं बेचने के लिए। जो अब अगला अहम सपोर्ट निफ्टी पर नज़र आ रहा है वो 10,650 के आसपास का है, वहाँ रुकता है तो ठीक, नहीं तो फिर 10,500 तक की गिरावट बन सकती है। ऊपरी स्तर पर 11,000 11,200 की रेंज अब बिकवाली की रेंज है, वहाँ पर आने पर निफ्टी में थोड़ी बिकवाली आ सकती है। बैंक निफ्टी के लिए 20,000 के आसपास का सपोर्ट अहम होगा और ऊपरी स्तर पर 21,200 की रेंज है जहाँ पर बिकवाली आने की संभावना है। ये रेंज आपको ध्यान में रखनी है। तो ग्लोबल और लोकल दोनों ही ट्रिगर्स हमारे लिए अक्टूबर की सीरीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कल के लिए भी। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। गिरावट काफ़ी तेज हुई है, लेकिन एक्सपायरी का जो प्रेशर था वो भी खत्म हुआ। तो अब देखते हैं एक्सपायरी का प्रेशर खत्म होने के बाद बिकवाली का दबाव क्या थोड़ा कम होता है और रिकवरी आती है। रिकवरी आती है तो कितनी और कितनी टिकाऊ, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। शुक्रिया अनिल जी शो में शामिल होने के लिए आपका। और सीधे अविनाश जी आपका रुख कर रहे हैं लॉन्ग टर्म खरीदारी, मानिए साल भर का नजरिया है, कहां पर खरीदारी की सलाह देंगे आप? इनफैक्ट स्वाति, हमने एक फार्मा सेक्टर चूज किया है और एक छोटी कंपनी सिलेक्ट की है जिसका नाम है मार्क्सन फार्मा। ये मार्क्सन फार्मा बेसिकली ग्लेनमार्क की एसोसिएट कंपनी है और कंपनी ज्यादातर फॉर्मुलेशंस और ओटीसी प्रोडक्ट्स में ऑपरेट करती है और इनका मेन मार्केट न्यूजीलैंड, यूके और यूरोप है। कंपनी ने बहुत ही दमदार नंबर्स पहले तिमाही के लिए डिक्लेयर किए हैं। करीबन 50 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जो पिछले साल पूरे साल के लिए 120 करोड़ था। हमारा मानना है कि सेकंड क्वार्टर भी बहुत ही दमदार आएगा और स्टॉक करीबन 60 लेवल के करीबन वो लेवल से अभी करेक्ट हो गए 45 पे मिल रहा है। इस साल करीबन 4.5-5 रुपए की अर्निंग आने की एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लग रहा है कि फार्मा स्पेस में ये काफी वेल पोजिशन कंपनी है, काफी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है और रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में। तो इसको इस लेवल पे खरीदा जाए। हमको लग रहा है 6 से 12 महीने में करीबन 58 से 60 रुपए का टारगेट प्राइस मिल सकता है और मुझे लग रहा है कि मिड कैप स्पेस में काफी फ्लेवर भी है, तो इसमें डेफिनेटली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट चॉइस बन सकता है। लंबी अवधि की खरीदारी मार्क्सन फार्मा में करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। आइए अब आपको बताते हैं कि ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां पर आपको कमाई के मौके देगी, ये बताते हैं। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, बहुत स्वागत है आपका। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? नमस्कार स्वाति। देखिए, मार्केट्स में आज बहुत भारी, इनफैक्ट मुझे ऐसा बोलना चाहिए बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिली है। तो जब तक कोई रिवर्सल के साइन नहीं आते, जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती और जब तक कोई अपसाइड ब्रेकआउट नहीं आता, तब तक सेल साइड में रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ऑप्शंस के जरिए दो स्ट्रेटेजी है मेरे पास, दोनों स्टॉक स्पेसिफिक है। पहली वाली है एचसीएल टेक के अंदर। एचसीएल टेक आईटी सेक्टर का स्टॉक है। इसके अंदर वीकनेस स्टार्ट हुई है। 800 का फुट लेने का सलाह रहेगा 45 रुपए के आसपास। 35 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना। मेरे को लग रहा है एचसीएल टेक में यहाँ से गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिलनी चाहिए। तो नीचे 800 के फुट के जो टारगेट होंगे वो 60 रुपए तक के होंगे। एचसीएल टेक के बाद जो दूसरा स्टॉक है मेरे पास वो मेटल स्पेस का है और स्टॉक का नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील में आज गिरावट देखने को मिली है, चैनल का ब्रेकडाउन देखने को मिला है और स्टॉक यहाँ से अच्छी गिरावट दिखा सकता है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील का 260 का पुट 15 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 11 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 20 से 22 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। साथ ही अविनाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया आज शो में शामिल होने के लिए और हमारे सारे रिसर्च एनालिस्ट हम तक एक्सक्लूसिव रिसर्च आपने पहुंचाया, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही।